पत्राचौल घोटाले के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में है। शनिवार को ईडी ने इस मामले में राउत की पत्नी वर्षा राउत से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्षा राउत और संजय राउत को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई है। अब हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से संजय राउत इसको एक राजनीतिक रंग भी दे रहे हैं, या संजय राउत का ये मानना है कि उन पर पूरी तरह से ये राजनीतिक कार्रवाई हो रही है और वो उद्धव ठाकरे का साथ किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। पत्राचौल घोटाले के मामले में संजय राउत के साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन राउत ने अपनी आवाज को दबने नहीं दिया है। राउत बेशक मीडिया के सामने या सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो सामना के माध्यम से मोदी सरकार पर तंज और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते रहे हैं। संजय राउत बेशक जेल में है, लेकिन सामना के लिए लिखना नहीं छोड़ा है। हर रविवार की तरह उनका आज भी सामना में रोक ठोक नाम से लेख छपकर आया है। इस बार उन्होंने ये समझाया है कि मुंबई को आर्थिक राजधानी गुजरातियों ने बनाया है या मराठियों ने। दरअसल ये डिबेट तब शुरू हुई थी जब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यह कह दिया था कि मुंबई को आर्थिक राजधानी गुजरातियों और मारवाड़ियों ने मिलकर बनाया है। अगर वो चले गए तो मुंबई में पैसा नहीं बचेगा, फिर महाराष्ट्र में बचेगा क्या। संजय राउत ने इसी मुद्दे को उठाते हुए ऐतिहासिक संदर्भों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि मुंबई को आगे बढ़ाने में अंग्रेजों, गुजरातियों, पारसियों और मराठियों की क्या भूमिका रही है। संजय राउत सामना में लिखते हैं, राज्यपाल कोश्यारी ने आखिरकार महाराष्ट्र से माफी मांग ली है। महाराष्ट्र को लेकर गलत बयानी की वजह से मोरारजी देसाई और पंडित नेहरू को भी माफी मांगनी पड़ी थी। महाराष्ट्र के स्वाभिमान से किसी ने खेल किया तो मराठी मानुस भड़क उठता है। अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति का उल्लेख गलत तौर पर किए जाने पर यानी कि बीजेपी के लोग गुस्से से लाल हो गए थे। वो महाराष्ट्र और छत्रपति शिवाजी के अपमान का विरोध भी नहीं जताते हैं। कोश्यारी ने पहले ये बयान दिया था कि गुरु रामदास नहीं होते तो शिवाजी को कौन पूछता। संजय राउत ने आगे लिखा है, एक वक्त में मुंबई में गुजराती मुसलमान सुल्तान का राज था, लेकिन 1534 में बहादुर शाह बेगदा ने मुंबई देकर अंग्रेजों से अपनी जान बचाई, जबकि मुंबई के लिए मराठी और मराठे अपना खून बहा देते हैं। मराठी मानुस मुंबई के लिए लगातार मेहनत करता रहा है, बाकी जो लोग यहाँ आए लक्ष्मी दर्शन के लिए आए। आगे संजय राउत दुर्लभ हो चुकी पीआर बेहरे की किताब की हवाला देते हुए लिखते हैं, साल 1668 में मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गई। सर जॉर्ज ऑक्जेंडन इस कंपनी के मुंबई के पहले गवर्नर हुए। मुंबई को नेविगेशन और व्यापार का केंद्र बनाने का विजन इन्हीं का था, लेकिन अगले ही साल उनकी मौत हो गई। इसके बाद जेराल्ड एंजियर मुंबई के गवर्नर बने। ऑक्जेंडन के विजन को साकार करने का काम इसी अंग्रेज गवर्नर ने किया, यानी आधुनिक मुंबई के व्यापारिक वैभव की नींव इसी अंग्रेज अधिकारी ने रखी। एंजियर सूरत के भी गवर्नर थे। वो 1672 में मुंबई आकर बस गए थे। उन्होंने मुंबई शहर की नींव रखी, यहाँ अंग्रेजी कानून लागू किया, टकसाल की शुरुआत की, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, हॉस्पिटल बनाए, ग्राम पंचायतों का गठन किया। सूरत के गुजराती बनियों को मुंबई में आकर बसने का निमंत्रण इसी अंग्रेज गवर्नर ने दिया। संजय राउत ने इंग्लिश रिकॉर्ड ऑन शिवाजी किताब का हवाला देते हुए अपने आर्टिकल में यह भी लिखा है कि किन हालात में गुजराती मुंबई आए। उन्होंने लिखा कि गुजराती लोग 1669 में सूरत के मुस्लिम शासक के उत्पीड़न से भागकर मुंबई आए। सूरत के पुराने रईस तुलसीदास पारक की प्रतिष्ठा जब मुस्लिम शासक ने मलीन कर दी तो भीमजी पारक के नेतृत्व में गुजराती बनियों का एक ग्रुप मुंबई के गवर्नर एंजियर से मिला। हालांकि शुरू में एंजियर सीधे मुस्लिम सुल्तान से पंगा लेना नहीं चाहते थे और उन्होंने सूरत के बनियों को सलाह दी कि वो जाकर अहमदाबाद के शाह से मिले, लेकिन फिर थोड़ा मान मनव्वल के बाद वो मान गए और सूरत से गुजराती बनियों की एक बड़ी तादाद यहां आकर बस गई, यानी मुंबई में बस गई। संजय राउत एक पारसी रईस का नाम भी लेते हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति मुंबई का वैभव बढ़ाने के लिए लुटा दी। ये नाम है जगन्नाथ उर्फ नाना शंकर शेठ। एक और नाम उन्होंने भाऊजी दाजी लाडका भी लिया है। राउत ये भी कहते हैं कि गुजराती मुंबई आकर दूध में शक्कर की तरह घुल गए और यहीं के होकर रह गए, लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल ने विवादास्पद बयान देकर दूध में नमक डालने का काम किया है। राउत ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबियों के योगदान का खास उल्लेख करते हुए कहा कि बॉलीवुड में शुरू से ही उनका ही प्रभाव रहा है, लेकिन वे ये कहना नहीं भूलते कि उन्हीं के बीच लता दी ने भी सबसे उज्जवल सितारा बनकर दिखाया है। वो कहते हैं कि टाटा से लेकर अंबानी तक का घर मुंबई में इसलिए है क्योंकि मुंबई में भेदभाव नहीं है। सब मिलकर मुंबई को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देते हैं। मुंबई में भेदभाव पैदा करने, उसे तोड़ने की साजिश जारी है, इसे रोका जाना जरूरी है।
ये सारी बातें संजय राउत ने एक ऐसे समय पर कही हैं जब वो ईडी के निशाने पर भी हैं, गिरफ्तार भी हैं, उनकी पत्नी से पूछताछ हो रही है, उनकी हिरासत को भी बढ़ाया गया है। इस हिरासत में वो कब तक रहते हैं, आगे क्या होगा, इन सारी चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन संजय राउत अपने बयानों से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो अब अपने लेखों के जरिए अपनी बात को रख रहे हैं। और बेशक थोड़ा पुराना मामला हो गया है जब कोश्यारी को लेकर राज ठाकरे ने भी काफ़ी आपत्ति जताई थी और एक के बाद एक आलोचना हुई थी इस बयान की, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई आलोचना नहीं हुई। इस बात को भी संजय राउत ने सामने रखा है, यानी ये मामला अब भी राजनीतिक तूल पकड़े हुए है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि संजय राउत को ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल संजय राउत मराठी मानुष के मन को जानते हैं। वो जानते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी ने जो कुछ कहा है उसका क्या इम्पैक्ट मराठी मानुष पर पड़ सकता है। ये इसलिए भी है क्योंकि बाला साहब ठाकरे की पहले दक्षिण भारतीयों के खिलाफ की राजनीति हो, चाहे उत्तर भारतीयों के खिलाफ राज ठाकरे की राजनीति हो, इन सबको अच्छा रिस्पॉन्स महाराष्ट्र में मिला है। मराठी मानुष मराठी अस्मिता से जुड़ा हुआ है। बेशक ये बात भी सही है कि मुंबई वो जगह है जहाँ पर सब पानी में शक्कर की तरह घुल गए हैं, यानी जो भी यहाँ पर आया यहाँ का होकर रह गया है। ऐसे में सिर्फ ये कह देना कि बाहर से आकर लोगों ने इस जगह को वैभवपूर्ण बनाया है, ये गलत होगा। ये बात कई मामलों में लॉजिकल लगती है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मुंबई में वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, मुंबई में वो माहौल मिला, वो बंदरगाह थे जो व्यापार के लिए आज से नहीं कई सालों से और सैकड़ों सालों से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। अंग्रेज़ों के समय पर भी मुंबई व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा था। लिहाजा ये कहना कि बाद में मुंबई का डेवलपमेंट कुछ लोगों के आने से हो गया, ये गलत होगा। और संजय राउत इसी बात पर जोर दे रहे थे। उन्होंने कई ऐतिहासिक बातों को अपने लेख में रखा है और ये सचमुच काफ़ी इन्फॉर्मेटिव उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। यानी कुल मिलाकर बेशक वो इस वक्त ईडी के चंगुल में है, इसके बावजूद वो अपने कलम की धार को धीमा नहीं होने दे रहे हैं। उसकी तेजी को उन्होंने बरकरार रखा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।